शहर के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान और तकनीकी मेले के विशाल गुंबद के नीचे आज हजारों लोगों की सांसें एक साथ अटकी हुई थीं और वहां का वातावरण किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था जो कभी भी फट सकता था। क्योंकि आज वहां केवल मशीनों की प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि इंसान के अहंकार और धातु की जिद्द के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध चल रहा था, जिसके केंद्र में काले रंग की एक दैत्याकार तिजोरी रखी थी, जिसे काल कोठरी का नाम दिया गया था और जिसके बारे में यह कहावत मशहूर हो चुकी थी कि इसे बनाने वाले ने इसकी चाबी को समुद्र की गहराइयों में नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांस के साथ ही दफन कर दिया था। और पिछले 15 वर्षों से यह काली धातु की दीवार दुनिया भर के सबसे बड़े ताला विशेषज्ञों और सुरक्षा धुरंधरों के गाल पर एक तमाचे की तरह थी, जो हर साल आते और अपना सिर झुकाकर चले जाते थे। जबकि इस बार तो तिजोरी के मालिक और उस शहर के सबसे अमीर उद्योगपति मिस्टर राघवन ने घोषणा कर दी थी कि जो भी इसे खोलेगा उसे वह अपनी आधी संपत्ति दान कर देंगे, जिसके कारण भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा था और हर कोई उस काले लोहे के राक्षस को खुली आंखों से देखना चाहता था, जिसने समय को भी अपने अंदर कैद कर रखा था। लेकिन माहौल में तनाव तब और गहरा गया जब दुनिया के सबसे बेहतरीन सुरक्षा विशेषज्ञ ने पसीने से लथपथ होकर अपने औजार जमीन पर फेंक दिए और हताशा में चीखते हुए कहा कि इसे खोलना इंसान के बस की बात नहीं है। इसमें कोई शैतानी मशीन लगी है जो हर स्पर्श को पहचानती है और गलत छूने पर लॉक को और सख्त कर देती है। यह सुनकर मिस्टर राघवन की आंखों में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वह भी बुझ गई और वह लड़खड़ाते हुए पास ही रखी एक कुर्सी पर गिर गए, क्योंकि उनके लिए यह तिजोरी केवल धन का भंडार नहीं थी, बल्कि उनके दिवंगत पिता का वह आखिरी सपना थी जिसे वह अपनी मृत्युशैया पर भी पूरा नहीं कर पाए थे। और आज पिता की 15वीं पुण्यतिथि पर राघवन ने कसम खाई थी कि या तो यह तिजोरी खुलेगी या फिर इसे हमेशा के लिए समुद्र में फेंक दिया जाएगा। मगर अब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था और पूरे हॉल में एक मनहूस सन्नाटा पसर गया था, जिसे केवल एयर कंडीशनर की सनसनाहट ही तोड़ रही थी कि तभी सुरक्षा घेरे के पास एक अजीब सी हलचल हुई और खाकी वर्दी पहने गार्ड्स ने किसी को रोकने के लिए अपनी आवाजें ऊंची कीं, जिस पर सबकी नजरें उस दिशा में घूम गईं जहां दो बड़े गार्ड्स के बीच एक बेहद दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जिसके कपड़े जगह जगह से रफू किए हुए थे और जिसके पैरों में शायद चप्पल भी नहीं थी। मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो वहां मौजूद किसी भी मशीन की चमक से ज्यादा तेज था। और जब गार्ड्स उसे धक्के देकर बाहर निकालने ही वाले थे, तब उस लड़की की तीखी आवाज गूंजी कि अगर मशीनों से नहीं खुला तो क्या एक बार इंसानियत को मौका नहीं मिलना चाहिए। यह सुनकर राघवन ने अपना सिर उठाया और उस लड़की की ओर देखा, जिसकी उम्र मुश्किल से 13 या 14 वर्ष रही होगी और जिसके हाथों में कोई लैपटॉप या मशीन नहीं, बल्कि केवल एक जंग लगा हुआ तार और कान साफ करने वाली एक छोटी सी सलाई थी। राघवन ने गार्ड्स को रुकने का इशारा किया और भारी कदमों से उस लड़की के पास पहुंचे और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? यह कोई बच्चों का गुल्लक नहीं है बेटी, यह दुनिया का सबसे जटिल ताला है, जिसे तोड़ने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। तो उस लड़की ने बिना पलक झपकाए राघवन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि साहब, ताले लोहे के होते हैं और लोहा कभी झूठ नहीं बोलता, बस उससे बात करने वाला चाहिए। और मेरे बाबा कहते थे कि हर बंद दरवाजा खुलने के लिए ही बना होता है, बस सही दस्तक की जरूरत होती है। लड़की के इस जवाब में इतनी गहराई थी कि राघवन जैसे अनुभवी व्यक्ति भी अवाक रह गए और उन्होंने एक अजीब से आकर्षण में बंधकर उसे अनुमति दे दी, जिसके बाद भीड़ में एक उपहास की लहर दौड़ गई और लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि अब यह सड़क छाप लड़की विज्ञान को चुनौती देगी। यह तो समय की बर्बादी है। लेकिन आराध्या नाम की वह लड़की इन तानों से बेखबर उस विशाल काली तिजोरी के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो उसके कद से 3 गुना बड़ी थी, और उसने सबसे पहले उस ठंडी धातु पर अपनी हथेलियां रखीं जैसे कोई डॉक्टर मरीज की नब्ज टटोलता है, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि दुनिया का शोर उसके और उस तिजोरी के बीच की बातचीत में खलल न डाल सके। और फिर शुरू हुआ वह खेल जिसे वहां मौजूद कैमरे और वैज्ञानिक अपनी आंखों से देख तो रहे थे मगर समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आराध्या ने अपने कान को तिजोरी के डायल से एकदम सटा दिया था और वह अपने बाएं हाथ की उंगलियों से उस डायल को मिलीमीटर दर मिलीमीटर घुमा रही थी। और हर बार जब वह डायल को घुमाती तो उसके चेहरे की रेखाएं बदल जाती, कभी वह मुस्कुराती तो कभी उसके माथे पर शिकन आ जाती, मानो वह धातु के भीतर चल रहे उन सूक्ष्म कंपनों को सुन रही थी जो आम इंसान के लिए अस्तित्वहीन थे। हॉल में इतना सन्नाटा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज बम जैसी लगती और सभी लोग अपनी सांसें रोके उस चमत्कार को देख रहे थे जो विज्ञान के नियमों के खिलाफ था। क्योंकि आराध्या के पास कोई सेंसर नहीं था, कोई स्कैनर नहीं था, उसके पास केवल उसकी इंद्रियां थीं और उसकी वह साधना थी जो उसने अपने गरीब पिता से विरासत में पाई थी। वक्त बीतता जा रहा था, 10 मिनट, 20 मिनट और फिर आधा घंटा हो गया
और अब लोगों का धैर्य जवाब देने लगा था। कुछ लोग जाने के लिए मुड़ने ही वाले थे कि तभी आराध्या के हाथ की गति अचानक तेज हो गई। उसने अपनी जेब से वह पतला तार निकाला और उसे चाबी के छेद में डालकर एक अजीब से कोण पर मोड़ा और साथ ही साथ डायल को उल्टी दिशा में घुमाना शुरू किया। यह दृश्य देखकर वह विशेषज्ञ भी आगे आ गया जो हार मान चुका था, और उसने हैरानी से कहा कि यह लड़की तो ध्वनि की तरंगों को नहीं बल्कि धातु के घर्षण को महसूस कर रही है। यह तो असंभव है। यह तकनीक तो सदियों पहले लुप्त हो चुकी है। लेकिन आराध्या अब किसी और ही दुनिया में थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपककर उस तिजोरी पर गिर रही थीं और उसकी सांसें तेज हो गई थीं, क्योंकि वह अब उस ताले के आखिरी चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुकी थी जहां एक गलती का मतलब था हमेशा के लिए लॉक जाम हो जाना। और तभी अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं, जैसे उसे वह मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बंद आंखों को और जोर से भींचा और फिर अपने दोनों हाथों से उस डायल को एक अंतिम झटका दिया, और उसी पल एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने पुरानी बंदूक का घोड़ा दबाया हो। खट, और उसके बाद एक भारी भरकम घड़घड़ाहट के साथ उस तिजोरी के लॉक के अंदर की 15 साल पुरानी जंग और जिद टूट गई, और वह विशाल दरवाजा जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था आज एक गरीब लड़की के सामने धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर पूरा हॉल एक क्षण के लिए तो पत्थर की मूरत बन गया, जैसे किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। और फिर अगले ही पल वहां खुशी और आश्चर्य का ऐसा विस्फोट हुआ कि हॉल की छत हिल गई। लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे और कैमरे की फ्लैश लाइटों ने वहां दिन जैसा उजाला कर दिया। मगर मिस्टर राघवन तो जैसे अपनी जगह पर जम गए थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वह दौड़कर उस तिजोरी के पास गए जिसके अंदर पुरानी फाइलों और ब्लूप्रिंट्स के अलावा उनके पिता की एक तस्वीर रखी थी जिस पर लिखा था कि असली दौलत तिजोरी में नहीं बल्कि उसे खोलने वाले के हुनर में होती है। और यह पढ़ते ही राघवन का गला भर आया और वह मुड़कर आराध्या के पैरों में झुकने लगे। मगर आराध्या ने उन्हें थाम लिया और बहुत ही मासूमियत से कहा कि साहब, आप बड़े हैं, ऐसा मत कीजिए। मैं तो बस अपने बाबा का अधूरा काम कर रही थी। राघवन ने उस बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कांपती हुई आवाज में माइक हाथ में लेकर पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि आज इस बच्ची ने तिजोरी नहीं खोली है बल्कि मेरी आंखों पर पड़ी दौलत की पट्टी खोल दी है। और आज मैं यह घोषणा करता हूं कि यह पूरी प्रदर्शनी और मेरी कंपनी का भविष्य अब इस बच्ची की शिक्षा और इसके हुनर को निखारने के लिए समर्पित होगा। आराध्या अब एक साधारण लड़की नहीं बल्कि भारत की बेटी है और इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। यह सुनकर आराध्या की आंखों में भी पानी आ गया, क्योंकि जिस लड़की को कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज उसके हुनर ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां दुनिया उसे सलाम कर रही थी। और इस तरह उस विज्ञान मेले का अंत किसी मशीन की जीत से नहीं बल्कि एक इंसान के जज्बे और विश्वास की जीत से हुआ, जिसने साबित कर दिया कि दुनिया का कोई भी ताला इतना बड़ा नहीं होता जिसे इंसानी हौसले की चाबी से खोला न जा सके। और यह कहानी वहां मौजूद हर शख्स के दिल में हमेशा के लिए छप गई कि अमीरी और गरीबी जेब से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होती है। और आज भी जब लोग उस दिन को याद करते हैं तो उन्हें वह तिजोरी नहीं बल्कि उस छोटी सी लड़की की उंगलियों का जादू याद आता है जिसने लोहे को भी पिघलने पर मजबूर कर दिया था और एक नया इतिहास लिख दिया था।